अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। आज बात करेंगे क्रॉसफायर में मुनाफिकाना तर्ज अमल की। आज बात करेंगे हिना रुबानी घर के वजीर खारजा बनने की और बात होगी रेलवे के पटरी से उतर जाने की। हिलरी क्लिंटन शेड्यूल के मुताबिक ही भारत का दौरा करती हैं। वो नई दिल्ली में तस्लीम करती हैं कि इस जंग में सबसे ज्यादा जानें पाकिस्तानियों ने दी हैं, लेकिन साथ ही भारत की वफादारी का दम भरती हैं। और साथ ही वॉशिंगटन में एज वी स्पीक अभी आधे घंटे पहले ही एक कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फाई को पाकिस्तानी एजेंट करार देकर FBI वाले जो हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं। भारत की खुशनुदी हासिल भी की जाती है। अब उधर सऊदी अरब में तैनात रहने वाले तालिबान के सफीर हबीबुल्लाह फौजी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। और आज ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाका अंगूर अड्डा पर हमला होता है, जो है 4 FC एहलकार जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है नाजरीन कि हम बात तो खुद निसारी की करते हैं, लेकिन अमेरिका के संगे आस्तान पर अपना सर जो है वो फोड़ते रहते हैं। हमारे लीडर अमेरिका से निजात के नारे लगाते हैं, लेकिन 90 रोज में 70 बार अमेरिकी सफारतकारों से छुप छुप कर मिलते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इस मुनाफिकाना तर्ज अमल के साथ हम खुद निसार हो सकते हैं, इज्जत से जी सकते हैं, आबरू से मर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साबिक सरबरा ISI के जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा जनरल साहब कि ये क्या हिकमत है कि एक दिन तो हम प्रेस रिलीज देखते हैं कि अमरीकी इमदाद के बगैर काम चल सकता है, और इस अज़म का इजहार होता है कि CIA कॉन्ट्रैक्टर्स और अमरीकी ट्रेनर्स को वापस भेजने के हवाले से जो फैसले लिए गए हैं अभी तक वो वापस नहीं लिए जाएंगे, और फिर हम अमरीका भी चले जाते हैं एक दिन के दौरे पर और खबरें हमें ये मौसूल होती हैं कि 87 CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स को वीजे भी मिल गए हैं। जी यकीनन ये बज़ाहिर बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मुतालबा था पाकिस्तान का और ISI का फ़ौज का, वो ये था कि रेमंड डेविस के बाद और ख़ास तौर पे जो एबटाबाद के वाक़े के बाद जब पता चला कि अमेरिका ने अपना एक जाल जासूसी का यहाँ बिछाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अब ये जिसको कोताही कह लीजिए या परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसीज़ का तसलसल के जहाँ उन्होंने बहुत इजाज़त दी, फिर NRO के नतीजे में जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने इस पॉलिसी को दवाम दिया। और असल बात तो बीच में जो है वो NRO है। अगर NRO का कांटा आप निकालेंगे नहीं तो ये मसला वहीं फंसा रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा 22 जून को जब प्रेसिडेंट ओबामा ने स्पीच की और उसमें पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख मोड़ दिया, कहा कि अफगानिस्तान से तो हम जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो दबाव आया वो पाकिस्तान के ऊपर आया। तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की थी जिसका नोटिस नहीं लिया गया बदकिस्मती से हमारे मीडिया में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने वादे पूरे करने होंगे। अब वो क्या वादे हैं? ये वादे ना पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं, ना कहीं फौज के अंदर डिस्कस हो रहे हैं कि क्या वो वादे हैं। अगर वादे किए गए हैं, किसने किए, उनकी नौइयत क्या है और उनकी कौन कौन सी शिकें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के बुनियादी मकासद से इनहराफ है, उसके मुतसादम है। तो ये एक कांटा, एक जो हमारे कोई, जब आप सुपर पावर्स के साथ मुआहदे करते हैं, जैसे कि कैंप डेविड के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब तशरीफ ले गए, तो हमें मालूम है कि अनवारुल सादात साहब भी जब गए थे और मिस्टर भुट्टो ने ये बात की ऑन रिकॉर्ड कि अगर मैं जेल से बाहर होता तो मैं अनवारुल सादात को ये मुआहदा ना करने देता। अच्छा, मुझे ये बताइए जनरल साहब, एबटाबाद कमीशन में होने वाली पेशरफ से क्या आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो फिलहाल तो मुतमईन नहीं हूं जब तक मंजर आम के ऊपर हकीकत नहीं आती। अलबत्ता वो कमीशन अभी बैठा हुआ है, लेट्स सी कि वो क्या इसके बारे में कहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन बहुत फैल रहा है। अगर हमारी तरफ कंफ्यूजन है तो यकीन कीजिए कि मैं बहुत गहरी नजर रखता हूं अमेरिका के मामलात के ऊपर। अमेरिका के अंदर भी बेइंतहा कंफ्यूजन इस वक्त मौजूद है। एक तरफ बात हो रही है कि हम तालिबान के साथ बात करेंगे, दूसरी तरफ करज़ई हुकूमत की पीठ ठोकी जा रही है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि भारत के लिए गुंजाइश पैदा करो, और भारत में जाके कोई और बात की जाती है। तो उनके वहां भी गालिबन स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर और कांग्रेस के अंदर बहुत सी धड़ेबाजी हो चुकी है, जिसकी वजह से ओबामा अगर वो पीस चाहते भी हैं तो वो पीस नहीं ला सकते। अगर पाकिस्तान की तरफ वो दबाव बढ़ाते हैं तो साथ ही जरूरत महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के बगैर तो गुजारा भी नहीं होता। और खासतौर पे इस बात के ऊपर उनको बहुत तशवीश है
कि जितना हम पाकिस्तान को दीवार के खिलाफ धकेलेंगे उतना ही पाकिस्तान चाइना के करीब होता चला जाएगा। और यह हकीकत भी है। जिस अंदाज में चाइना ने हाल ही में बयानात दिए, तो इससे मतलब यह है कि हम अमेरिका की इमदाद, उनकी बैसाखी, उनके सहारों के बगैर, $1.2 बिलियन की जो इमदाद है उसके बगैर, और फौज ने तो उससे पहले ही, आपने जब उन्होंने फौज के लिए कहा कि हम उनकी $800 मिलियन की इमदाद बंद करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। फौज ने उससे पहले ही कह दिया था कि हमें तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है, इसको आप डेवलपमेंटल सेक्टर में यानी सिविलियन सेक्टर में कन्वर्ट कर दें। जी अच्छा, होना अब ये चाहिए था जी मैं ये मेरी बात मुकम्मल कर लूं। होना ये चाहिए था कि हमारी सियासी जमहूरी हुकूमत कहती कि फौज हमसे अलग नहीं है, अगर फौज की इमदाद बंद होती है तो आप मेहरबानी करके जो बाकी इमदाद भी दे रहे हैं वो बंद कर दें। इससे उनके ऊपर दबाव आ जाता। लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई शिगाफ नजर आ रहा है कि सिविलियन हुकूमत और फौज की सोच के अंदर कहीं कोई दे आर नॉट ऑन द सेम पेज वाली बात। यही तारीखी शिगाफ है जिसको जो हमें ले डूबा है। जनरल साहब, अगर इजाजत दें छोटा सा वक्फा लेंगे। आसिफ अली जरदारी काबुल में है, उस दौरे के हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिना रुबानी खर वजीर खारजा तो बन गई हैं, मगर क्या इस ओहदे के लिए वो अहल भी हैं कि नहीं है। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज बात हो रही है अहम इश्यूज के ऊपर। उनमें से एक ये भी है कि एबटाबाद कमीशन में जो जनरल नदीम भी मौजूद हैं, उनके भी कुछ बयानात मंजर आम पर आए हैं कि फौज जो है वो जिम्मेदार नहीं है ओसामा बिन लादेन के इंसिडेंट, ISI नहीं है जिम्मेदार इंटेलिजेंस लैक की वजह से, ओसामा की प्रेजेंस की वजह से एबटाबाद में। इसी के साथ साथ हम रेलवे के इशू पे भी बात करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी मुल्क के एक इदारे की खुद इन्हिसारी कायम नहीं रख सकती, वो मुल्क को किस तरह खुद इन्हिसार बना सकती है। मगर अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब। जनरल साहब, आज अफगानिस्तान की तरफ से भी अंगूर अड्डा पे बाकायदा तौर पर बमबारी हो रही है और इससे पहले भी कम से कम 4 ऐसे वाकयात हैं कि जिनमें 200 से लेकर 400 अफराद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। आज 4 और जब तक टोटल अभी देखें 50 से जायद पाक सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद भी हो चुके हैं। ये कौन करा रहा है? जनरल साहब, जनरल साहब, लाइन मेरी ड्रॉप हो गई है, मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। अभी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल साहब, आप चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के भी, और जनरल साहब से भी हम लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। एबटाबाद कमीशन और जनरल नदीम के आज के जो बयानात आए हैं, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज शाम को न्यूज़ ब्रेक हुई है कि जनरल नदीम जो रिटायर्ड जर्नल हैं, उन्होंने एक बयान दिया एबटाबाद कमीशन के हवाले से। अब उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन वो बाकायदा मीडिया पे दिखाया गया है और उसमें उन्होंने मतलब कि ये कहा है कि हुकूमत, फौज और ISI जो है वो लगता है कि इसमें मुलविस नहीं है। इस तरह की कुछ बातें और भी उन्होंने की हैं। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह करे कि ये उनकी बात सच हो, लेकिन मुझे आप एक पहले बात तो ये बताएं कि ये जो कमीशन बना है, ये तो पहले दिन ही से ही इसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं हुई, क्योंकि जो पार्लियामेंट की करारदाद थी उसके मुताबिक इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, इसीलिए हमारी पार्टी ने इसको मुस्तरद कर दिया था। दूसरी बात यह है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब और आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं, उन्होंने भी इसमें शमूलियत से इनकार किया था। गो इसके जो चेयरमैन हैं, जो हेड कर रहे हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो इंतहाई काबिल एतबार और काबिल एतमाद आदमी हैं, लेकिन बात उनका नहीं है। मसला यह है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है पार्लियामेंट के करारदाद का, उसके मुताबिकत ही नहीं रखता। तो फिर जाहिर है कि इसकी अहमियत खत्म हो गई थी, लेकिन हुकूमत ने इसको फिर भी उसी तरीके से चलाया। और आज मैं ये समझता हूं, ये जो खबर आई है जनरल नदीम साहब के हवाले से, मुझे आप एक बात बताएं कि एक कमीशन जो एक ऐसे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जो वाक़या इतना अहम तरीन है पाकिस्तान की तारीख में, कि जिस दिन हमारे मुल्क पे हमला हुआ था और फिर ओसामा बिन लादेन के हवाले से एबटाबाद में जो भी कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। पाकिस्तानी डिप्रेशन में चले गए थे। आज भी जब वो वाक़या याद आता है तो लोग मायूसी का शिकार होते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूं कि महर बात यह है
कि ये जंगें जो हैं वो ज़मीनों और फ़ज़ाओं में हार दी जाती हैं, लेकिन टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए से और कमीशन बनाने और कमीशन की जो फाइंडिंग और उसके फैसले होते हैं उसके नतीजे में जीत भी ली जाती हैं। लेकिन अब इस कमीशन की अभी इब्तदाई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसको लीक कर दिया एक मेंबर ने पूरी दुनिया के सामने। तो पहले ही ये जो कमीशन था लीक नहीं किया, उनका ख्याल है। आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, बात की है। मैं जनरल साहब आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। आई थिंक कि पहले लाइन मुंतका हो गई थी, आप सुन नहीं सके थे। जनरल साहब अगेन एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से ही आज जो जनरल नदीम ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ये क्या आपको लगता है कि उनके मैंडेट में है ऐसे ख्यालात का इजहार करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल इसके जब कमीशन मुकर्रर हो गया तो फिर क्या बात है कि वो पब्लिक में जा रहे हैं इस तरीके से। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी गलती है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि सच्चाई लाने के लिए तो कोई कमीशन नहीं बनाने की जरूरत है, आप सच बोलें। लेकिन ये हुकूमत और इनके इदारे सच की बुनियाद के ऊपर मुकदमा अपना कायम ही नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि जो मैं आप खास तौर पे बात आपको कहना चाह रहा हूं, पूछा था आपने कि हिना रब्बानी साहिबा को बना दिया गया, तो इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत है कि एक इंतहाई कमज़ोर दफ्तर खारजा हमारा हो। और हमारे वज़ीर खारजा दरअसल हुसैन हक़ानी साहब हैं, जो हमारे सफ़ीर हैं अमेरिका में, पता नहीं हमारे भी हैं या किसी और के हैं। तो वो जो हैं वो चला रहे हैं मामलात को, और वो नहीं चाहते कि शाह महमूद ने, देखें एक ही उनसे एक बात सच्ची निकली उनके मुंह से, जो बाद में दियत देने के बाद जो उनको किया गया कि वाकई उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी, तो कोई झूठ तो नहीं कहा था उसने, लेकिन वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको निकाल बाहर किया गया। वैसे आप तो आईएसआई के हेड रहे हैं जनरल साहब, कतई कलामी माफ, आप तो आईएसआई के सरबराह रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में तो वजीर खारजा बराए नाम ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बड़े ताकतवर वजीर खारजा भी रहे हैं। साहिबजादा याकूब थे, उससे पहले आगा शाही साहब थे, बहुत जबरदस्त वजीर खारजा थे। ऐसी बात नहीं है। हमारे दौर में, मेरे दौर में ये दोनों हजरात वहां मौजूद थे और मैं उनकी समझता हूं कि उनकी अहलियत भी और उनका स्टैंड लेने का भी जो अंदाज था वो बड़ा मस्बत था। दूसरी बात ये जो मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जरिए से, कि अब अगर आपने स्टैंड ले ही लिया है अमेरिका के खिलाफ, मुअद्दबाना इनकार का रास्ता कि जी हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, अब हमें डट जाना चाहिए। अगर हम इस पोजीशन से फिर दोबारा हुए, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा दीजिए कहां स्टैंड लिया है? नहीं, स्टैंड तो पहले लिया था ना, जिस तरीके से भी लिया था। अब उस स्टैंड के ऊपर अगर हमने उससे पीछे हटे तो मैं वार्न कर रहा हूं सबको कि फिर उसके बाद अगला मुतालबा उनका होगा कि अपने न्यूक्लियर असासे मुश्तरका निगरानी में दे दें। चुनाचे जो ब्लैकमेलर है उसका एक अंदाज होता है। अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कभी हमें इंडिया के जरिए से धमकियां दिलवाता है, कभी खुद देता है, कभी अफगान हुकूमत हमारे ऊपर चढ़ दौड़ती है, जिनको पता है कि उनकी एग्जिस्टेंस हमारे बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसका यह मतलब है कि एक बहुत अजीबोगरीब एनसर्कलमेंट की पॉलिसी, जिसका इजहार हेनरी किसिंजर साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एनसर्कल मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके नतीजे में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हो जाए। तो अब पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यू हैव टू टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड, मुअद्दबाना स्टैंड। मैं नहीं कहता कि आप उनके साथ जंग करें, लेकिन जो जिसको कहते हैं रिस्पेक्टफुल डिफाइंस का जो पोस्चर है वो आपको इख्तियार करना पड़ेगा। जी अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिए, हम वक्फे से पहले जिस तरह आपसे वादा किया था, आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि हिना रब्बानी खर साहिबा कितनी अहल हैं या ना अहल हैं। इसका फैसला तो आप खुद अवाम करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट अहम ओहदे वजारत खारजा संभालने के लिए एक दफा मुलाहिजा कीजिए और फिर हुकूमत वक्त से भी पूछेंगे कि क्यों नहीं हुकूमत ने अपनी फौज को बैक किया और कहा कि हाँ हम खुद इंसारी की तरफ गामजन होंगे। देखिए। उन्नीस जनवरी 1977 को जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अड्डू के गांव खर गरबी में साबिक गवर्नर पंजाब मलिक गुलाम मुस्तफा खर के भाई मलिक गुलाम नूर के घर पैदा होने वाली हिना रब्बानी मुल्क की कम उम्र तरीन वजीर खारजा बन गयी। 34 साल हिना रब्बानी खर ने 1999 में लम्स यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में BSc ऑनर्स की डिग्री हासिल की, जबकि 2001 में एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से टूरिज्म में MSc किया और लाहौर पोलो ग्राउंड
में पोलो लाउंज नामी रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। 2002 में ग्रेजुएशन की शर्त आयद होने पर अपने वालिद की जगह मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई और 2003 से 2007 तक खजाना अमूर की वजीर मुमलिकत रही। 2008 के इंतखाबात में काफ लीग ने टिकट देने से इनकार कर दिया तो पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का NA 177 मुजफ्फरगढ़ 2 से इलेक्शन लड़ा और एक बार फिर खजाना अमूर की वजीर मुमलिकत बनी और 13 जून 2009 को कौमी असम्बली में बजट पेश करने वाली सबसे कम उम्र तरीन खातून ठहरी। 11 फरवरी 2011 को बनने वाले वजीर आजम गिलानी की नई मुख्तसर काबीना में वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर बनी। 30 लाख का सोना, घर, कारोबार और ज़रई अराजी समेत उनके असासों की कुल मालियत 1 करोड़ 70 लाख से जायद है, मगर उनकी तरफ से अदा किया गया टैक्स सिर्फ 7,500 रुपए है। नई वजीर खारजा को अब पाक भारत ताल्लुकात के लिए SM कृष्णा से मिलना होगा, जो भारत के सीनियर सियासतदान। पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए वो हिलरी क्लिंटन से भी मिलेंगी, जो अमेरिका के 100 अहम तरीन वकला में शुमार होती है और सियासत का वसी तजुर्बा रखती है। पाकिस्तान का ये तजुर्बा कैसा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वापस आने का शुक्रिया। और हिना रबानी खर के जिसको सबसे कमजोर तरीन वजीर खारजा होने का कहते हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, उनने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। इससे क्या धचका पड़ेगा पाकिस्तान को? क्या ये लड़ सकती हैं कश्मीर के इश्यूज जैसे हमारे सीरियस मसाइल को? मैं आपकी जानिब आती हूँ पटेल साहब, क्या होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म की डिग्री रखने वाली शख्सियत को और इतनी कम उम्र शख्सियत को, हमने पूरा आपका उनका पोर्टफोलियो भी दिखाया, क्या ये संभाल लेंगी ये ओहदा? बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगी मेयर। मैं वैसे एक पार्लियामेंटेरियन हिना को 3 साल से जानता हूँ, वजीर ख़जाना के तौर पर भी और वजीर खारजा के तौर पर भी। खुदा ताला ने उन्हें बड़ी सलाहियत दी है। खैर पढ़ाई उन्होंने किसी और शोबे में की, लेकिन ऐसा होता रहा है। और हमें अपने लोगों को जब उन पर भारी जिम्मेदारियां आएँ और निस्बतन कम उम्री में आए तो उन्हें बैक करना चाहिए, उन्हें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए बहैसियत सीनियर लोगों के। तो उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए या वक्त से पहले डिस्करेज की बात ये मसला है, देयर इज अ लॉट एट स्टेक। आपने जनरल साहब की भी बात सुनी, देयर इज टू मच एट स्टेक। शौकत अजीज की हुकूमत को जो मॉडल हुकूमत कहें और शौकत अजीज को जो अपना हीरो माने, आप भी तो फिर यानी कि वही पॉलिसियां चला रहे हैं, सब कुछ सेम है जमहूरियत के गाप के अंदर, आप तो सब कुछ वही कर रहे हैं, यानी कि अब तो ये दिख रहा भी है हमें। मेहर, आपका अपना एक ख्याल है, मैं कहता हूं कि अभी वक्त आया नहीं। हिना रब्बानी ने अभी तक कोई फेलियर नहीं किया और आपने हाय बहुत ज्यादा और जल्दी शुरू कर दिए। तो इसको आप अपने लोगों को बैक करें। जब बहुत सारी शख्सियत पाकिस्तान की जो आज पाकिस्तान में बड़ा सियासी मकाम रखती हैं, जब वो शुरू में आई तो उनके बारे में लोगों के इसी तरह के बायस ख्यालात थे। लिहाजा मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को, अपने लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपकी जानिब आती हूँ मुशाहिदुल्लाह साहब। देखिए, वजीर खजाना मुशर्रफ दौर का, वजीर खारजा मुशर्रफ दौर की, और फिर ये हमें कहती है हुकूमत की इनको बैक करें, फिर ये हमें कहते हैं कि ये नई पॉलिसियां लेकर आए हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि ये जमहूरियत है जिसको पनपना चाह रहे हैं और सवाल ना उठाएं। देखिए, इसका जवाब इससे पहले कि मुशाहिद भाई से आप बात करें, देखिए पॉलिसी वजीर खजाना अगर जो शख्सियत है या खारजा जो शख्सियत है वो पॉलिसी गवर्नमेंट की ही टो करता है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो लेकर चलेगा। अब ये बात नहीं है कि कोई अगर किसी के साथ रहा हो तो वो दूसरी जगह बैठा है तो उसी के साथ है। आज मुस्लिम लीग नून के भी मुशाहिद भाई गवाही देंगे, ऐसे अराकीन हैं जो उसके वजीर रहे हैं, मुशर्रफ के, मुस्लिम लीग काफ के MNA रहे हैं, आज मुस्लिम लीग नून के कानून साज हैं। तो क्या वो अपनी पार्टी पॉलिसी को टो कर रहे हैं? मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या वाकई बस चेहरे वही हैं और पॉलिसियां तब्दील हो गई हैं? मैंने सुना नहीं मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? जी, मुशाहिदुल्लाह साहब से जवाब है। मुशाहिदुल्लाह, क्या वाकई चेहरे वही हैं और पॉलिसियां तब्दील हो गई हैं? देखें जी, बात यह है मेहर, पॉलिसियां वही परवेज मुशर्रफ की चल रही हैं और आपने जो सवाल उठाया है उसकी अहमियत तो अपनी जगह जरूर है, लेकिन इसमें फिक्र की तो कोई इतनी बात नहीं है ना। अगर वो उन्हें वजीर खारजा बना दिया है और आप ये समझ रही हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगी या नहीं डिलीवर कर पाएंगी, तो भाई जैसे बाकी लोग डिलीवर कर रहे हैं वैसे ही वो भी डिलीवर कर देंगी। तो जैसे जरदारी साहब डिलीवर कर रहे हैं, वजीर आजम साहब कर रहे हैं, वजीर कानून कर रहे हैं, वजीर खारजा कर रहे हैं, वजीर दाखिला कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं,
महंगाई खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, टारगेट किलिंग खत्म हो गई है, सारे मसाइल हल हो गए, तो ये वजारत खारजा के भी मसाइल अब सारे इसी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो इसमें फिक्र की तो कोई बात नहीं है कि उनका कोई डिप्लोमेसी का तजर्बा है या नहीं है। ये चीजें जो है अब मतरूक हो चुकी हैं इस हुकूमत में। जो एनआरओ की हुकूमत है इसमें आप जो मर्जी करते रहें, जब तक आप एनआरओ की शराइत पूरी करेंगे अमेरिका बहादुर, बरतानिया बहादुर आपका साथ देता रहेगा। हिना रब्बानी खर को छोड़ के फैसल रजा अब्दी को वजीर खारजा बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भी इसी तरीके से चलाएंगे जैसे बाकी मुल्क चल रहा है। जिस तरह से देखें, ये मौजूदा हुकूमत दो काम इंतहाई संजीदगी से कर रही है, इंतहाई बहादुरी से कर रही है। एक काम जो इंतहाई संजीदगी से कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट की मुजाहिमत है, और दूसरी काम जो इंतहाई दयानतदारी और ईमानदारी से कर रही है वो करप्शन है। इसी के ऊपर एक ब्रेक लेंगे, इसी के ऊपर एक वक्फा लेंगे, इसी के ऊपर वक्फा लेंगे। जनरल हमीद गुल से भी हमने हिलरी क्लिंटन जो भारत में पहुंची हैं उस दौरे के हवाले से भी पूछना है, और ये पूछना है कि क्या वाकई ये हुकूमत जो सबसे बेहतरीन और सही काम कर रही है, प्रायोरिटी के साथ वो टक्कर है सुप्रीम कोर्ट से, और जो सबसे बेहतरीन तरीके से करप्शन भी कर रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया एक बार फिर। न जाने क्यों अब्दुल कादिर पटेल साहब हमें छोड़ के चले गए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कुछ तल्ख सवालात अभी भी बाकी थे कि क्या वाकई जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पहला कदम था एक कमजोर वजीर खारजा लगाने का कि जो हिना रबानी खर लगा दी गई हैं, और इसका दूसरा कदम अब होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे मुश्तरका निगरानी में ले लिए जाए। मैं आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। जनरल साहब बताइएगा कि आज हिलरी क्लिंटन भारत में भी थी और कुछ यूं लग रहा था उनके बयानात से कि उन्होंने वहां पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा इफेक्टिवली लड़ा है। खैर के कलमात हिलरी क्लिंटन से, वो भी भारतीय सरजमीन पर, इससे क्या समझें जनरल साहब? पहले तो मैं वाज़ेह कर लूं कि मैंने ये नहीं कहा कि वो हिना रबानी खर साहब का जो मुतालबा है उसके साथ नहीं लिंक कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एड के इशू के ऊपर जो बिल लाए हैं, अगर हमने इस वक्त सरे तस्लीम खम कर दिया उनके सामने, तो फिर उनके मुतालबात यही होंगे कि बिलाखिर ये उनका हदफ है। अभी हिलरी क्लिंटन साहिबा का जो वहां पे दौरा है, वो जाहिर है कि जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो एक ख़ास मकसद के तहत हैं कि अमेरिका जब वहाँ से अफगानिस्तान से चला जाए तो एक प्रॉक्सी रोल जो है वो भारत को दिया जाए, और उस सिलसिले में पाकिस्तान को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी एक तरफ तो बिल आ रहा है, कांग्रेस के अंदर पेश किया जा रहा है कि इनकी एड ख़त्म कर दी जाए और उसको मशरूत कर दिया जाए बड़ी सख्त कड़ी शराइत के साथ, और दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसमें क्या शुबा है, ये तो फैक्ट है, लेकिन आप उन कुर्बानियों का सिला क्या दे रहे हैं? और आप अभी ये जो मीठी मीठी बातें शुरू की हैं वो इसलिए की हैं कि भाई पाकिस्तान को राजी किया जाए, राम किया जाए, ताकि पाकिस्तान गुंजाइश पैदा करने में मदद दे, मुआवन साबित हो अपने ही दुश्मन को अफगानिस्तान में बिठाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उनके ये ऐसे सदा बसहरा ये सारी कोशिश साबित होगी इंशाअल्लाह, और वो ये हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेहर कि जो मैदान जंग में फैसले होते हैं फिर उनको इस तरीके से चालबाजियों के साथ उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जी जनरल साहब, क्या जिस तरह आपने कहा कि शायद पाकिस्तान को राम करने की कोशिश की जा रही है कि दुश्मन को भारत पहुंचा दिया जाए, उधर स्पेस दिया जाए, क्या ये सारे मामला पाकिस्तान को राम करके भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर दिलवाने की कोशिश भी तो नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए बहुत सारे और कैंडिडेट आ गए, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ग्रुपिंग की जा रही है, अफ्रीकन ग्रुप्स हैं, एशियन ग्रुप्स हैं, और फिर चाइना मौजूद है। अब चाइना एक बहुत बड़ी ताकत, और ख़ास तौर पे अमेरिका तो 2 अगस्त को अगर इनका कांग्रेस और सेनेट अप्रूव नहीं करती, जो रेजिंग ऑफ सीलिंग जो डेट ये ले सकते हैं उसकी गुंजाइश जो $14.3 ट्रिलियन इस वक्त है, उसको ये रेज करना चाहते हैं $16 ट्रिलियन पे। और अगर ये ना हुआ तो फिर उसका मतलब है कि अमेरिका डिफॉल्ट में चला जाएगा। अमेरिका के लिए इंतहाई मखदूश हालात हैं। इन हालात में इस किस्म की वो जो नई एडवेंचर, चाहे वो डिप्लोमेटिक हों,
चाहे वो फौजी अस्करी हों, वो अब नहीं कर सकता। मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने जनरल साहब की भी बात सुनी। हम देख रहे हैं कि जिधर हमें ये बैरूनी खतरात लाहक हैं और जिधर हमें नजर आ रहा है कि एक मुनाफिकाना तर्ज अमल हमें अपनी क़यादत से दिखाई दे, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, इसी के साथ साथ अंदरूनी मामलात भी बड़े गंभीर हैं जनाब। रेलवे जो है वो 2 दिन में, मुझे लगता है कि ये कह दिया गया है 2 दिन में रेलवे बंद हो जाएगी, बल्कि 800 सरगोदा की 3 गाड़ियां बंद भी हो चुकी हैं। तो ये किस तरह मामलात को चलाए जा रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस है? जी देखें, ना सिर्फ रेलवे की बात है बल्कि KESC के हालात अगर आप देखें, इतने दिनों से वहाँ स्ट्राइक है, वहाँ पे जो PMTs हैं वो उड़ाई जा रही हैं और वहाँ पे बिजली नहीं है। इसी तरीके से रेलवे, अच्छा ये सारी बातें, इसके पीछे और भी कहानियां हैं और हुकूमत के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उनकी भी बातें आती हैं कि इस तरह के हालात पैदा करके KESC को भी दोबारा कुछ लोग खरीदना चाहते हैं और रेलवे के भी पीछे कुछ लोगों की आंखें हैं। रेलवे जो है वो इसकी मतलब के जो एसेट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं और अगर रेल को ज़रा सा अच्छे तरीके से चलाया जाए तो ये बहुत मुनाफा बख्श भी है। पंजाब में से शहबाज शरीफ साहब ने चाइना से एक मुआहदा कर लिया है, 4-5 साल के बाद इंशाअल्लाह पंजाब की हद तक तो ट्रेन का निज़ाम ठीक हो जाएगा। इनके सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं एक और भी थोड़ी सी बात शुरू में जनरल साहब से आपने तो कर ली थी, मैं थोड़ी सी उस पर बात ये हिजबुल तहरीर की करना चाहता था। आपने वो आसिफ फारूकी साहब के हवाले से, आसिफ फारूकी साहब को भी मैं जानता हूँ, वो इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अगर कोई स्टोरी दी है तो वो ठीक दी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हिजबुल तहरीर का मामला है, ये मैंने सबसे पहले हिजबुल तहरीर का नाम जो है जॉर्ज बुश के मुंह से सुना था और वो जॉर्ज बुश ये कह रहा था कि जी ये खिलाफा की बात करते हैं। फिर मैं एक दफ़ा सेनेट की तरफ से कजाकिस्तान के कैपिटल आस्ताना गया, वहां पे सिक्योरिटी पे एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं हैरान रह गया कि वहां पे 7 से 8 दफ़ा हिजबुल तहरीर का नाम लिया गया और अमरीकी उसमें पेश थे और वही खिलाफत की बात थी। बात मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं जो मेरे नोटिस में है कि ये हिजबुल तहरीर, इसका परसेप्शन इस लिहाज से खराब किया जा रहा है। अब इस पे बरतानिया पे कोई पाबंदी नहीं है, अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है और वो सिर्फ ना वो मुसल्ला जद्दोजहद वहां पे कहीं कर रहे हैं, ना वो उस पर यकीन रखते हैं। उनके चंद लोगों को मैं मिला हूं जो इंतहाई इंप्रेसिव लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनके पास लिखा हुआ मटेरियल होता है और वो यानी कि एक इंटेलेक्चुअली इस्लाम को बड़ा मॉडरेट वे में पेश कर रहे हैं। दुनिया के 50-60 ममालिक में उनकी समझते हैं तो क्या ये बात हमारे इदारे नहीं समझते जो इन हिजबुल तहरीर के बेसिस के ऊपर अपने एक ब्रिगेडियर को हिरासत में ले चुके हैं? देखें, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भी जो ब्रिगेडियर साहब की बात थी उससे के बाद ब्रिगेडियर अली और चंद 4-5 अफसर और भी पकड़े गए थे हिजबुल तहरीर के, लेकिन इसके बाद कुछ खबरें आ गई थी प्रेस में कि ये हिजबुल तहरीर वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। उन्होंने कुछ सवालात और भी उठाए थे, दरो बर गर्दन रावी, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी उस पर शायद पाबंदी लगी हुई है, मुझे पहले पता नहीं था। तो अब बात यह है कि एक ऐसी तंजीम, यूरोपियन यूनियन तो बन सकती है, खिलाफत नहीं बन सकती। मैं कहता हूं आप इस तस्वर से इख्तलाफ कर ले, हर एक का हक हो सकता है मैं भी हक में ना हूं, कोई और हक में ना हो, लेकिन सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश के लिए, सिर्फ चूंकि अमेरिका खिलाफ है, वो अमेरिका, वो जॉर्ज बुश जो क्रूसेड की बात करता है, वो अगर उनके खिलाफ है तो हमें भी फिलफौर खिलाफ हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और पटेल साहब, आपका भी शुक्रिया एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमारा साथ देने का। ये दोहरे मयार, मुनाफिकाना तर्ज अमल जो देखने को आ रहे हैं क़यादत की तरफ से, ये कब तक आखिर चलेगा और कब तक गुमराह किया जाएगा, इसी के ऊपर हम आपको आगाह करते रहेंगे और कराची की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे कि कुछ आला तरीन क़यादत, अमरीका का कुछ किरदार MQM और पीपल्स पार्टी को मिलाने पर, डेविड मिलीबैंड द एवरग्रेट, उनका भी कुछ किरदार, मगर उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा कल शाम। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।